नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हिंदी साहित्य के एक और कृति को लेकर के आज हम आए हैं। महाभोज, जो कि हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका मनु भंडारी द्वारा रचित है। यह हिंदी साहित्य की एक ऐसी रचना है जिसे पहली बार नाटक और उपन्यास दोनों विधाओं में प्रकाशित किया गया था। तो इस उपन्यास या नाटक कह लीजिए, इसका पाठन आज प्रारंभ करते हैं। यदि आपको यह उपन्यास अच्छा लगा तो कृपया करके हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और सभी साहित्य प्रेमियों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो प्रारंभ करते हैं। लावारिस लाश को गिद्ध नोच नोच कर खा जाते हैं, पर विशेषर लावारिस नहीं। उसकी लाश सड़क के किनारे पुलिस को पड़ी मिली। शायद इसलिए लावारिस लाश का ख्याल आ गया, वरना इसके तो माँ भी हैं और बाप भी। गरीब भले ही हो, पर हैं तो। विश्वास नहीं होता था कि वह मरा हुआ पड़ा है। लगता था जैसे चलते चलते थक गया हो और आराम करने के लिए लेट गया हो। मरे आदमी और सोए आदमी में अंतर ही कितना होता है भला। बस एक सांस की डोरी, वह डोरी टूटी और आदमी गया। देखते ही देखते सारा गांव जमा हो गया। गांव सरोहा शहर से ज़्यादा दूर नहीं था, मुश्किल से 20 मील, लेकिन कुछ सालों पहले यह दूरी भी बहुत ज़्यादा थी। इतना कि गांव में जो कुछ भी घटता गांव का ही होकर रह जाता। शहर इससे एकदम बेअसर रहता, बेअसर और अछूता। पर अब यह दूरी एकदम सिमट गई और यही कारण है कि गांव आज जो कुछ भी घटता है उसको लेकर अच्छी खासे पैमाने पर खलबली शहर में भी मचती है। महीने भर पहले ही की तो बात है, गांव के सरहद से जरा हटकर जो हरिजन टोला है, वहां कुछ झोपड़ियों में आग लगा दी गई थी। आदमियों सहित सारा गांव जलकर राख हो गया। दूसरे दिन लोगों ने देखा तो झोपड़ियां राख में बदल चुकी थी और आदमी कबाब में। लोग दौड़े दौड़े थाने पहुंचे, पर थानेदार साहब उस दिन छुट्टी पर थे और जो 2 लोग वहां ड्यूटी पर थे उन्होंने यह कहकर बात टाल दी कि थानेदार साहब के आने पर ही मौके पर आएंगे और तहकीकात करेंगे। इसके बाद पता नहीं गांव वालों को कौन सा जहरीला सांप सूंघ गया कि सबके मुंह बंद हो गए। बस सबकी सांसों के साथ निकलता हुआ एक गुस्सा, एक नफरत भरी तनाव बनकर हवा में यहाँ से वहाँ सनकता रहा। लेकिन जैसे ही खबर शहर में पहुंची, वहां से मंत्रियों, नेताओं और अखबार नवीसों की गाड़ियों का तांता लग गया। आग से उठने वाले धुएं के बादल एक से ही छट गए, पर शहर गाड़ियों से उठने वाली धूल के बादल कई दिनों तक मंडराते रहे। नेताओं ने गीली आंखों और रुंधे हुए गले से क्षोभ प्रकट किया और बड़े बड़े आश्वासन दिए। अखबार नवीस आए तो दनादन इस राख के ढेर की फोटो खींचकर ले गए। दूसरे दिन अखबार में छपकर घर घर पहुंचा भी दिया इस घटना का सचित्र ब्यौरा। किसी ने सवेरे खुमारी की अंगड़ाई लेते हुए तो किसी ने चाय की चुस्की के साथ पढ़ा। देखा देखते ही चेहरे पर विषाद की गहरी छाया पुत गई। चाय का घूंट भी कड़वा हो गया शायद। ढेर सारी सहानुभूति और दुख में लिपटकर कहा, ओह हॉरिबल, सिंपली इनह्यूमन। अब तक यह सबसे अधिक विचलित कर देने वाली घटना थी। और पन्ना पलट गया। थोड़ी देर बाद गांव वालों की जिंदगियों की तरह भी अखबार भी रद्दी की ढेर में जा पड़ा। पर बात इतने में ही खत्म नहीं हुई। इस दर्दनाक हादसे से विरोधी दल के नेताओं के हृदय में चकनाचूर हो गए। विधानसभा में उनके फटे गले से निकली चीख पुकार वास्तव में उनके फटे हृदय की अनुगूंज थी, जिसने सारे सदन को धरती फाड़ हंगामा मचा दिया। मंत्रियों ने आत्मग्लानि में डूबकर रुंधे गले से खेद प्रकट किया और भविष्य के लिए आश्वासन दिए। उधर सत्तारूढ़ के असंतुष्ट विधायक अलग बिलबिलाने लगे, जैसे अनमानुषिक घटना हुई हो। ऐसी अमानवीय घटना, पार्टी के माथे पर इतना बड़ा कलंक। अब तो मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देकर ही इस पाप का प्रायश्चित कर सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री को लगा कि अब तक वे असली मुजरिम का पता लगाकर उसे सजा नहीं दिलवा देते, उनकी आत्मा बोझ से मुक्त नहीं हो सकती। और पता तो सत्ता पर बैठकर ही लगाया जा सकता है। क्या करते, वे आत्मा के आगे मजबूर थे और उन्होंने सारा मामला गहरी जांच पड़ताल के लिए बड़े अफसरों के हाथों में सौंप दिया। बड़े अफसरों ने अपना बड़प्पन और मुस्तैदी दिखाने के लिए तुरंत फुरत दोनों कांस्टेबलों को सस्पेंड कर दिया। गेहूं के साथ घुन पिसने का मुहावरा पुराना हुआ, पुरानी स्थितियों पर ही लागू होता रहा होगा। आज तो स्थिति यह है कि गेहूं सुरक्षित और घुन चकनाचूर। ऊपर से नीचे तक सब लोग अपनी अपनी जगह सुरक्षित, मारे गए बेचारे कांस्टेबल। अभी पहले वाली घटना से बिगड़ी हुई स्थिति पूरी तरह संपर आई भी न थी कि यह घटना घट गई। विशेषर कोई ऐसी बड़ी हस्ती नहीं, न उसका मरना कोई ऐसी बड़ी घटना है कि बात तुरंत फुरत शहर पहुँचे। वैसे तो जो चमार जलकर मर गए थे और उनकी भाई बंधु जो आंसू बहाने के लिए बच गए,
वे ही कौन से बड़े तोप थे, पर हंगामा तो खूब मचा ही था। विशु की लाश को लेकर भी मचेगा। आसार दिख रहे हैं इस बार थाने के ज़रा से भी ढील नहीं दी जा रही है। तुरंत मौके पर हाजिर हुए थानेदार कल से कितने बयान लिए, लोगों के पेट से कितना कुछ उगलवाया है, सबकी उगलन को कागज़ों पर पोत कर ले गए। इधर लाश चीर फाड़ के लिए शहर गई, उधर घटना की चीर फाड़ के लिए सिलसिला जारी हो गया। सच पूछा जाए तो ना आदमी बड़ा होता है ना घटना, यह तो बस मौके मौके की बात होती है। मौका ही ऐसा आ पड़ा है। इस समय तो सरोहा में पत्ता भी हिलना एक बड़ी घटना की अहमियत रखता है। 1.5 महीने बाद ही चुनाव है। यूँ उपचुनाव विधानसभा की एक सीट का ही है, फिर भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस सीट के लिए भूतपूर्व मुख्यमंत्री शुक्ल बाबू खुद खड़े हो रहे हैं। शुक्ल बाबू क्या खड़े हो रहे हैं समझ लीजिए, पिछले चुनाव में हारी हुई पूरी की पूरी पार्टी खड़ी हो रही है। खम ठोंक कर ललकारती हुई सत्तारूढ़ पार्टी के पूरे अस्तित्व को चुनौती देते हुए। वैसे पिछले चुनाव के हारने के बाद शुक्ल बाबू ने बाकायदा ऐलान कर दिया था कि अब वह सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लेंगे और जीवन के बचे हुए दिन जनता की सेवा में बिताएंगे। पर पहला अवसर आते ही फिर लपक लिए। क्या करते? पद में उतरने से तुरंत बाद उन्होंने यह महसूस किया, जनता की सच्ची सेवा उच्च पद पर बैठकर ही की जा सकती है, और जनता की सेवा का संकल्प उन्होंने अपनी इस कच्ची उम्र में ले लिया था। उम्र के संकल्प विकल्प अनचाही ही आदमी के जीवन में अभिन्न अंग बन जाते हैं। शुक्ल बाबू ने खड़े होकर इस चुनाव को इतना महत्वपूर्ण बना दिया है। सीट केवल एक, पर पूरे मंत्रिमंडल के लिए जैसे एकदम निर्णायक। यही कारण है कि आज हर घटना को इस सीट से जोड़कर देखा परखा जा रहा है। वरना और के दिन होते तो क्या विशु और क्या विशु की मौत। पर आज स्थिति यह है कि उधर विशु की लाश जली और इधर शहर के कोने कोने में खलबली। तो ये एपिसोड इतना ही। महाभोज का अगला एपिसोड ज़रूर सुनिएगा। थैंक यू।